सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के भाग 3 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार दिए हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं और ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हों तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो बिना बुझा हुआ चूना है, जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ये दो अभिकारक हैं और ये दोनों अभिक्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ दो अभिकारकों ने एकल उत्पाद का निर्माण किया तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखें तो जब हम कोयले को हवा में दहन करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक थे और यहाँ जो उत्पाद बना वो एकल उत्पाद है। तो यह प्रक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया है। आइए देखें अब वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब एकल पदार्थ या अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद देता हो, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। तो फेरस सल्फेट, इसे जब टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रंग बदल जाता है तथा विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है। तो यहाँ फेरस सल्फेट ये हरे रंग का पदार्थ है और गर्म करने पर यह क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है, जिससे इसका रंग बदल जाता है और बाद में यह फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने के कारण हमें विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट ये एकल अभिकारक था, यानी कि एक अभिकारक था जो गर्मी देने से या ऊष्मा देने से तीन उत्पादों में वियोजित हो गया। दूसरा उदाहरण देखें तो जब हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो उत्पाद में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पानी ये एकल अभिकारक है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो उत्पाद में वियोजित हो गया। तीसरा उदाहरण देखें तो सिल्वर क्लोराइड, यह श्वेत रंग का पदार्थ है और इसे हम थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो हम देखते हैं कि यह श्वेत रंग का पदार्थ धूसर रंग का हो जाता है। तो ऐसा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाने के कारण ऐसा हुआ। तो इस अभिक्रिया में भी सिल्वर क्लोराइड यह एकल अभिकारक था और सूर्य प्रकाश के कारण यह दो उत्पाद सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस इसमें वियोजित हो गया।
तो दोस्तों, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह ऊर्जा या तो ऊष्मा ऊर्जा हो सकती है, या विद्युत ऊर्जा हो सकती है, या वह प्रकाश ऊर्जा हो सकती है। आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो हम एक टेस्ट ट्यूब लें और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और एक लोहे की कील उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं विलयन को। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि इस विलयन का जो नीला रंग था वह अब हल्के हरे रंग का हो गया, और कील को बाहर निकाल कर देखें तो कील के ऊपर भी भूरे रंग की परत चढ़ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो लोहे की कील का जो आयरन था वह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनाता है FeSO4। तो अब ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, तो इसलिए इसका रंग कैसा हुआ? बदल गया। और यहाँ विस्थापित होने वाला जो तांबा था वह लोहे की कील पर जमा हो जाता है, जिससे कील का रंग भी बदल गया और ये कील भूरे रंग की हो गई। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं: Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। तो यहाँ आयरन जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है और बनाती है FeSO4। दूसरा उदाहरण देखें तो Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu। जब हम जिंक धातु का टुकड़ा उसे भी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होगी। यहाँ जिंक धातु यह कॉपर से अधिक क्रियाशील है और यह कॉपर को विस्थापित कर देगी और बनाएगी ZnSO4। आइए दोस्तों, अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए इस अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में सल्फेट ऋण आयन बेरियम धन आयन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट, और सोडियम धन आयन क्लोराइड ऋण आयन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब देखते हैं उपचयन। उपचयन क्या होता है? तो अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती हो, तो इसे उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पहला समीकरण लिखा है C + O2 एरो CO2। तो जब हम कार्बन कोयले को हवा की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है हमें। तो इस अभिक्रिया में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, यह कार्बन में ऑक्सीजन के जुड़ने से प्राप्त हुई। तो यहाँ किस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा? कार्बन में।
किस पदार्थ के ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई? कार्बन के। यहाँ एक भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया है। तो हम कहेंगे कार्बन का उपचयन हुआ। दूसरा उदाहरण देखें तो जब हम कॉपर को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का ये समीकरण है 2Cu + O2 एरो गर्म करने पर 2CuO। तो इस अभिक्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ वह कॉपर में ऑक्सीजन के जुड़ने से प्राप्त हुआ है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा? कॉपर में। किस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई? कॉपर के। तो हम कहेंगे कॉपर का उपचयन हुआ, या कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, या कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? तो कॉपर ऑक्साइड। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपचयन। अपचयन किसे कहेंगे? तो अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होती हो या हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो तो इसे अपचयन कहते हैं। तो गर्म कॉपर ऑक्साइड पर से जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कॉपर और पानी प्राप्त होता है। CuO + H2 एरो Cu + H2O। तो इस अभिक्रिया में जो कॉपर हमें प्राप्त हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर होने से प्राप्त हुआ। तो यहाँ किस पदार्थ में से ऑक्सीजन दूर हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से। किस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में कमी हुई? कॉपर ऑक्साइड के। तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, और अपचयन होने से हमें क्या प्राप्त हुआ? कॉपर। तो दोस्तों, अपचयन को हम रिडक्शन भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। तो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं? तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो उसे उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखें तो जब हम गर्म कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कॉपर और पानी प्राप्त होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ने से बनता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन दूर होने से बनता है कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन यह उपचयित होता है और कॉपर ऑक्साइड यह अपचयित होता है। तो ये जो दोनों अभिकारक थे उसमें से एक अभिकारक उपचयित हुआ और दूसरा अभिकारक अपचयित हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके उदाहरण देखें तो जब हम प्राकृतिक गैस को गर्म दहन करते हैं तो मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है।
तो यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। दूसरा उदाहरण देखें तो जब हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उत्पन्न होती है ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में भी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस अभिक्रिया को भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता हो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जो चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसे गर्मी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसे ऊष्मा देने के कारण वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हुआ है। यहाँ ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई, परंतु यह अभिक्रिया ऊष्मा देने के कारण हुई है। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत यानी कि उपचयित कर देता है उसे ऑक्सीकारक यानी कि उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीकारक होता है उसका स्वयं का अपचयन होता है। वहीं अपचायक देखें तो अपचायक क्या होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है उसे अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और अपचायक के स्वयं का उपचयन होता है। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। तो दोस्तों, यहाँ एक अभिक्रिया दी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा और बना H2O, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर हुआ और क्या बना? कॉपर। तो एक कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अपचयन। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन होता है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का उपचयन किसके द्वारा हुआ? कॉपर ऑक्साइड के द्वारा। तो इसलिए हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड यह ऑक्सीकारक है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के स्वयं का क्या हुआ? तो अपचयन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड के का खुद का क्या हो जाता है? अपचयन। इस अभिक्रिया में अपचायक देखें तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होकर कॉपर बना। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसने किया? हाइड्रोजन ने। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होने से कॉपर और पानी बना है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन ये किसके द्वारा हुआ? हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ अपचायक पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। और हम देखें हाइड्रोजन का स्वयं का क्या हुआ? तो उपचयन।
आइए दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक रेडॉक्स अभिक्रिया दी हुई है। Fe2O3 प्लस 3CO एरो 2Fe प्लस 3CO2। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ? उपचयन। Fe2O3 में से ऑक्सीजन दूर हुआ और बना आयरन। तो Fe2O3 का क्या हुआ? अपचयन। यहाँ इस रेडॉक्स अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन होता है और Fe2O3 का अपचयन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उपचयन किसके साथ अभिक्रिया होने से हुआ? तो Fe2O3 से। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन किसने किया? Fe2O3 ने। तो यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? Fe2O3। और हम देखें तो Fe2O3 इसके खुद का क्या हुआ? अपचयन। तो Fe2O3 के स्वयं का अपचयन। तो जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वे दूसरे पदार्थ को उपचयित करते हैं और उनके स्वयं का अपचयन होता है। अब यहाँ अपचायक देखें तो इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड CO ने Fe2O3 का अपचयन किया। तो यहाँ अपचायक कौन होगा? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के खुद का क्या हुआ? उपचयन। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो जब हम धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं। तब ये धातुएं इनसे अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। तो जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी की खुली सतह ये वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण चांदी के ऊपर ये काली परत चढ़ जाती है। तो ये जो काला पदार्थ बना ये सिल्वर सल्फाइड है। ऐसे ही तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, तो तांबे की खुली सतह यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाती है और जिसके कारण तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये जो हरा पदार्थ बना ये कॉपर कार्बोनेट है। इसी प्रकार लोहे की वस्तु में जंग लगने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये जो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत है ये आयरन ऑक्साइड है। दोस्तों, संक्षारण के कारण हमें बहुत सारा नुकसान होता है और संक्षारण रोकने के लिए हम कई प्रकार के उपाय अपनाते हैं। जैसे लोहे की वस्तु पर पेंट लगाना, इनेमल पदार्थ लगाना, उस धातु से अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाना। तो संक्षारण के बारे में हम विस्तृत अध्ययन चैप्टर 3 के अंदर करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करें विकृत गंधिता की। क्या होती है विकृत गंधिता?
तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने पर कुछ समय के बाद इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाए तो इसमें ना तो वह स्वाद रहता है और उसकी गंध भी बदल जाती है। तो ऐसा तेल एवं वसा के उपचयित होने से होता है। तो ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन गैस दूर करके उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके। और दूसरा उपाय है कि इस प्रकार की जो खाद्य सामग्री होती है उसे हम वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, जिससे इसके उपचयन होने की गति धीमी पड़ जाती है।